गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम सॉल्व करने वाले हैं 28 अगस्त 2020 की वर्कशीट्स को। तो बिना टाइम वेस्ट करें शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, जिसमें हम 9th क्लास की वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। तो सबसे ऊपर लिखिएगा अपना नाम और अपनी क्लास टीचर का नाम। तो बच्चों, वर्कशीट में लिखा है रिकॉग्नाइजिंग पेयर्स ऑफ corresponding and alternate angles formed by a transversal intersecting two lines and condition for the angles to be equal। तो वो कह रहा है कि अब हम ट्रांसवर्स और इंटरसेक्टिंग लाइंस की बात करेंगे कि कैसे ट्रांसवर्स और इंटरसेक्टिंग लाइंस के जो पेयर्स ऑफ एंगल्स हैं वो इक्वल हो सकते हैं। तो क्वेश्चन है कि इफ़ अ ट्रांसवर्स इंटरसेक्ट्स टू लाइंस सच दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ अ पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन प्रूव दैट द टू लाइंस आर पैरेलल। तो कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब उसमें ये है कि वो कह रहा है कि अगर ट्रांसवर्स एंगल्स आपको इक्वल दे रखे हैं, ट्रांसवर्स जो लाइन है वो दो लाइनों को इंटरसेक्ट करती है और जो उसके एंगल बाइसेक्टर्स हैं वो पैरेलल है। यानी कि इसमें आपको दे रखा है कि ये जो EB है और ये जो GC है ये पैरेलल है। आपको ये प्रूव करना है कि ये पैरेलल आपको प्रूव करना है, आपको एंगल्स जो है वो इक्वल दे रखे हैं। तो ध्यान से देखिए, हम कहते हैं इन फिगर 1 ट्रांसवर्सल AD इज़ इंटरसेक्टिंग टू लाइन्स PQ एंड RS। तो ट्रांसवर्सल जो ये AD लाइन है, इसने इन दोनों लाइनों को काटा, PQ को भी इसने काटा और RS को भी इसने काटा। काटने पर ये वाला एंगल बना एंगल ABQ और एक एंगल बना BCS। ये ऊपर वाला एंगल पूरा का पूरा एंगल, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो रे BE जो है वो बाइसेक्टर है एंगल ABQ की। तो ABQ को इस BE ने बीचों बीच काटा, काट के दो एंगल बने, एक बना मेरा ये एंगल 1 और एक बना मेरा ये एंगल 2। ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि बाइसेक्टर का मतलब होता है इक्वल। बाइसेक्टर मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाला। ऐसे ही इस GC ने एंगल BCS को दो इक्वल पार्ट्स में बांटा, तो एंगल 3 और एंगल 4 आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो हमको प्रूव करना है कि ये PQ जो है वो RS के पैरेलल है। आपको ये दोनों जो लाइंस हैं इनको पैरेलल प्रूव करना है। तो हम कहते हैं कि B इज़ द एंगल बाइसेक्टर। अगर BE एंगल बाइसेक्टर है तो ABQ जो होगा वो इस एंगल 1 के दुगने के बराबर होगा, और ऐसे ही जो BCS होगा वो एंगल 3 के दुगने के बराबर होगा। तो इन्होंने क्या किया कि अगर ये BE और ये GC पैरेलल हैं तो एंगल 1 एंगल 3 के बराबर होगा। ऑल्टरनेट एंगल्स बना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बना लिया इन्होंने। तो ऐसे ही इन्होंने इसको कॉरस्पॉन्डिंग बनाया। लेकिन अगर ध्यान से देखें, ये अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं इसका मतलब ये लाइनें पैरेलल हैं, और अगर ये कॉरस्पॉन्डिंग है तो 1 के इक्वल 2 था और 3 के इक्वल 4 था, इसका मतलब 2 भी 4 के इक्वल होगा। और अगर 2 4 के इक्वल है तो PQ और RS भी एक दूसरे के बराबर होगा। सिंपल सी भाषा में अगर आपको मैं समझाऊँ तो सिंपल सी भाषा में वो ये कह रहा है कि आपको ये दे रखा है कि ये दोनों लाइनें BE और GC पैरेलल और एंगल बाइसेक्टर्स हैं। आपको ये प्रूव करना है कि PQ और RS जो है वो पैरेलल है। बहुत सिंपल से हमने क्या किया कि 1 को 3 के इक्वल प्रूव कर दिया, और अगर 1 3 के इक्वल है तो 1 का जो आधा हिस्सा 2 है वो 3 के आधे हिस्से 4 के बराबर है, और अगर 2 और 4 बराबर है तो लाइनें आपस में पैरेलल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सीधा आ गया ट्राई योरसेल्फ। पहला है कि इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स सच दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर पैरेलल देन प्रूव दैट द टू लाइन्स आर पैरेलल। तो अब क्वेश्चन आपको बहुत बड़ा है, आपने तो इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे लिख लिया है अलग से। तो देखिए लिखा है कि इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स सच दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ अ पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल देन प्रूव दैट द टू लाइन्स आर पैरेलल। तो इसको किस तरीके से लिखा हमने इसको, अब अगर ध्यान से आप ये देखें टू लाइन्स आर पैरेलल, तो ये एक्चुअली में तो यही है। तो आप चाहें तो आप ये वाला भी नोट डाउन कर सकते हैं जो मैंने आपको अभी भी समझाया, और आप चाहें तो जो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है इसी तरीके से किया है, लेकिन एंगल लिख के किया है, आप इसको भी देख सकते हैं। तो दे रहा हूँ आपको 3 सेकंड का टाइम, फिर स्क्रीन चेंज करूँगा। चलिए आपने नोट डाउन कर लिया होगा या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो वापस बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है कि इन फिगर 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब ध्यान से देखिए, x + 50 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये x और 50 एक सीधा एंगल है, लीनियर पेयर बनेगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई?
180 माइनस 50, आपको करके समझा रहा हूँ इसीलिए। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 180 माइनस 50 कितना होता है, 130। और दूसरी चीज़ देखिए, y इज इक्वल्स टू होगा 130, क्योंकि अगर आपको याद हो तो ये एक कैंची में बना हुआ एंगल है, और कैंची में बना हुआ एंगल क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और इसमें आप लिख देंगे लीनियर पेयर। ये हो गया आपका आंसर, छोटा सा आंसर है। आप अगर बड़ा इसको करना चाहो तो आप लिख लो कि गिवन क्या क्या है, डायग्राम भी बना लो तो ये बड़ा हो जाएगा। चलिए, मुझे लगता है आपने नोट डाउन कर लिया है। आगे बढ़ते हैं फिर आज की अगली वर्कशीट पे। तो मैं चेंज कर रहा हूँ 3 सेकंड में। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। आज की आपकी दूसरी वर्कशीट साइंस की है, और आज हम जिनके बारे में पढ़ने वाले हैं वो है गोल्जी एपैरेटस एंड लाइसोसोम्स। तो जिज्ञासा दीदी, हाउ डज गोल्जी एपैरेटस लुक लाइक एंड व्हाट इज़ इट्स फंक्शन। तो बेटा ज्ञान, जो जिज्ञासा दीदी ज्ञान को बताती हैं, ज्ञान पूछता है कि गोल्जी एपैरेटस और लाइसोसोम कैसे दिखते हैं, गोल्जी एपैरेटस कैसे दिखता है। तो दीदी उसको बताती है कि गोल्जी एपैरेटस इज अ सेल ऑर्गेनेल दैट कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स arranged parallel to each other in stalks called cisterns. These may connect to ER. The materials synthesized near the ER are sent to Golgi body, where these materials, protein, lipids, etc., are stored, modified, packaged, and dispatched in and out of the cell through Golgi apparatus as per the need of the cell. तो उन्हें ये बताया गया कि जो गोल्जी एपैरेटस है एक सेल ऑर्गेनेल है जिसके अंदर नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होते हैं। मेम्ब्रेन मतलब अलग अलग मेम्ब्रेन वाले वेसिकल्स होते हैं जिनको एक दूसरे के पैरेलल अरेंज किया जाता है। इस पैरेलल अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है कि गोल्जी बॉडी होता है बेटा कुछ ऐसा। आप लोगों के फ़ोन में वाईफाई का सिग्नल होगा, आपने देखा होगा वाईफाई का सिग्नल कैसा होता है, बिल्कुल एक उल्टे वाईफाई के सिग्नल की तरह या एक सीधे वाईफाई के सिग्नल की तरह होता है। तो इसकी 2 साइड्स होती हैं, इन साइड्स इनको हम सिस्टर्न्स कहते हैं। ये कई बार तो ये सिस्टर्न्स ऐसे यहाँ पे इसके आसपास गोल्जी एपैरेटस होता है उससे जुड़ा हुआ होता है। तो जो भी चीज़ें गोल्जी एपैरेटस में बनती हैं वो एक तरीके से, जो भी चीज़ें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आसपास बनती हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उन चीज़ों को गोल्जी एपैरेटस के पास भेज देता है, और गोल्जी एपैरेटस उन चीज़ों को पैक करके सेल के अंदर अलग अलग जगहों पर भेज देता है जहाँ उनकी नीड है। आगे वो पूछता है ज्ञान की दीदी, हाउ डज अ सेल कीप्स इटसेल्फ क्लीन फ्रॉम इट्स वेस्ट मटेरियल, कि सेल के वेस्ट मटेरियल का क्या होता है। तो दीदी बताती है कि ज्ञान अपार्ट फ्रॉम द अदर वर्क्स गोल्जी एपैरेटस इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल ऑर्गेनेल कॉल्ड लाइसोसोम्स। यानी कि गोल्जी एपैरेटस लाइसोसोम्स बनाता है। और लाइसोसोम्स के अंदर क्या होते हैं, लाइसोसोम्स कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स विच आर मेड बाय RER एंड पैकेज्ड इनटू लाइसोसोम्स बाय गोल्जी एपैरेटस। These enzymes are capable enough to break down, digest all organic materials. Lysosomes are the waste disposal system of the cell. They digest any foreign material or worn out cell organelles and keep the cell clean. But sometimes due to disturbance in cell metabolism, if the cell gets damaged, these lysosomes may burst and the digestive enzymes starts digesting their own cell. But they are also called suicidal bags. तो लाइसोसोम्स जो बनते हैं वो गोल्जी एपैरेटस के अंदर बनते हैं। लाइसोसोम्स के अंदर बहुत पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, मतलब केमिकल्स होते हैं, ठीक है। ये केमिकल्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनको भेजता है गोल्जी एपैरेटस के पास। गोल्जी एपैरेटस इन केमिकल्स को लाइसोसोम्स के अंदर भर देता है। अब ये लाइसोसोम्स एक तरीके से हमारे सेल का गार्ड है। तो गार्ड का काम क्या होता है कि अगर कोई भी चीज़ ठीक से काम नहीं कर रही तो उसको ठीक से काम करवाए, देखे कि सेल के अंदर कोई बाहर की चीज़ ना घुस जाए। तो सेल के अंदर अगर सपोज़ कोई बाहर से चीज़ घुस गई और लाइसोसोम सेल को ना बचा पाए तो लाइसोसोम फट जाएगा, और लाइसोसोम के फटने से वो जो खतरनाक केमिकल था, जो एंजाइम्स थे, वो पूरे सेल में फैल जाएंगे, पूरा सेल मर जाएगा। अब इस एक सेल के मरने से क्या हुआ कि एक सेल जिसमें इन्फेक्शन फैला था वो तो मर गया, लेकिन उसके अगल बगल के सारे सेल बच जाएंगे। पर क्योंकि लाइसोसोम अपने ही सेल को मार रहा है तो इसीलिए उसे सुसाइडल बैग्स कहते हैं। सुसाइड का मतलब होता है खुद को मार लेना, तो इसीलिए उसको हम नाम देते हैं सुसाइडल बैग्स या सुसाइड बैग्स। गोल्जी एपैरेटस के बारे में लिखा हुआ है कि गोल्जी एपैरेटस स्टोर का काम क्या होता है, स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकिंग ऑफ सब्सटेंसेस, कन्वर्जन ऑफ सिंपल शुगर टू कॉम्प्लेक्स शुगर एंड इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। ये 3 मेन इंपॉर्टेंट काम है गोल्जी एपैरेटस की, जिसमें पैकेज करता है, सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स शुगर बनाता है और लाइसोसोम्स बनाता है। और लाइसोसोम्स का मेन काम क्या होता है, लाइसोसोम्स का काम होता है कीपिंग द सेल क्लीन, प्रेजेंस ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऑल्सो नोन एज सुसाइडल बैग्स। तो ये सेल को क्लीन रखता है, इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो सेल के अंदर जो वेस्ट होती हैं, नॉन यूज़फुल चीज़ें होती हैं, उनको बाहर निकालते हैं। तो चलिए
क्वेश्चन कर लेते हैं अब। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ गोल्जी एपेरेटस इन अ सेल, कि गोल्जी एपेरेटस की इंपॉर्टेंस क्या है। तो ये बिल्कुल आपके सामने लिखी हुई गोल्जी एपेरेटस की इंपॉर्टेंस 3 पॉइंट्स हैं। तीनों पॉइंट्स को लिख लेंगे, इसको हम फर्स्ट पॉइंट बनाएंगे, इसको हम सेकंड पॉइंट बनाएंगे, इसको हम थर्ड पॉइंट बनाएंगे। कि पहली इंपॉर्टेंस है कि ये स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकिंग ऑफ सब्सटेंसेस करता है। दूसरी इंपॉर्टेंस है कन्वर्जन ऑफ सिंपल शुगर को कॉम्प्लेक्स शुगर में करता है। और तीसरी इंपॉर्टेंस है ये लाइसोसोम बनाता है। और सेकंड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी बॉडी, इसको लास्ट में देखेंगे। ठीक है, पूरा डायग्राम के साथ मैंने डायग्राम दे रखा है इसका पूरा, उसकी लेबलिंग दे रखी है। थर्ड क्वेश्चन समझ लेते हैं पहले। थर्ड क्वेश्चन है, वाई लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल। तो समझाया मैंने आपको, था ही अभी भी। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे दैट लाइसोसोम्स आर द वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। They digest any foreign material or worn out cell organelles and keep the cell clean. But sometimes due to disturbance in cellular metabolism, if the cell gets damaged, these lysosomes may burst and its digestive enzyme starts digesting their own cell. Therefore, they are called suicide bags of the cell. तो ये वाला आपको हो गया आपका आंसर नंबर 3। और फोर्थ है, where is the enzyme present in lysosome gets prepared। तो ये लिखा हुआ है, Lysosome contain powerful digestive enzymes which are made in RER and packed into the lysosomes by Golgi apparatus। तो ये आपका चौथा आंसर, ये आपका पहला आंसर। बेटा ये तीनों आपके रिटर्न आंसर हैं। अब अगला क्वेश्चन जो है डायग्राम वाला है, तो मैं दूंगा आपको 5 सेकंड रखूँगा, आप बीच में पॉज कीजिए, अपने आंसर्स को नोट डाउन कीजिए। अगर आपको समझ में आ गए, आप अपने आप लिखना चाहते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, आप अपने आप लिखिए। चलिए, मुझे उम्मीद है आपने नोट डाउन कर लिया होगा, तो आगे बढ़ते हैं। ये है बेटा गोल्जी एपेरेटस का स्ट्रक्चर, देख लीजिए। गोल्जी एपेरेटस, उसके आसपास क्या होता है, किस तरीके से उसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अगर डिस्क्राइब आपको करना हो तो आप सिंपल लिख सकते हैं कि गोल्जी एपेरेटस के बारे में जो आपने पढ़ा, जो आपने फंक्शंस पढ़े, उन्हीं फंक्शंस को इसमें लिख देंगे तो ये डिस्क्रिप्शन बन जाएगा। चलिए, वो नोट डाउन कर लिया होगा, वरना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप आराम से बैठ के बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आज की तीसरी वर्कशीट है बेटा गणित की, और गणित में आज आपको रचनात्मक लेखन मिला है। एक रचनात्मक लेखन आपको बहुत मिलते हैं, और रचना आप किसी चीज़ की नहीं करते। तो रचनात्मक लेखन का मतलब होता है कि आप अपना दिमाग लगाएं, कुछ इनोवेटिव आइडिया लगाएं और लिखें। तो आज का रचनात्मक लेखन किस बारे में है? दो व्यक्तियों के बीच किसी विषय या मुद्दे पर बातचीत को संवाद कहते हैं। सामान्यतः हम लोग कई मुद्दों पर संवाद या बातचीत करते रहते हैं, और इस बातचीत को अपने विचार, एक राय दूसरों के साथ साझा करते हैं। संवाद का मतलब होता है बातचीत। आइए हम एक विषय जो कि सभी से जुड़ा है उस पर बात करें। बारिश से होने वाली परेशानी अथवा समस्या पर दो मित्रों के बीच संवाद लिखने का प्रयास कीजिए। तो ये एक उन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिया है। मित्र, तुम कहाँ जा रहे हो? क्या तुम मुझे भी ले चलोगे? इस बारिश ने कहीं भी आना जाना दूभर हो गया है। तो उसका दूसरा मित्र बोलता है, ज़रूर मित्र, क्या तुम्हारे पास अतिरिक्त हेलमेट है? हाँ भाई, तुम ठीक ही कह रहे हो। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखेंगे तो मित्र तो ये कहीं से नहीं लग रहे। खतरनाक टेढ़ी आंखों से ये देख रहा है, दांत दिखा दिखा के ये हंस रहा है। और चलिए, बोला है मित्र तो होंगे। अब हमने क्या लिखा है? क्वेश्चन है कि बारिश से उत्पन्न परेशानियों अथवा समस्याओं से बचाव के लिए उपाय और सावधानियों के विषय पर अपने मित्र के साथ एक संवाद लिखिए। तो संवाद हमने लिखा है, सोनू और मोनू, हमने दो दोस्त माने हैं। तो सोनू कहता है कि यार मोनू, बारिश का मौसम है आज। तो मोनू कहता है, हाँ भाई, बारिश पक्का आएगी आज, मैंने तो अखबार में भी पढ़ा है। ये मोनू कुछ ज़्यादा ही पढ़ा लिखा है। तो सोनू कहता है, ध्यान रखना पड़ेगा अगर बारिश आई तो। ये ए गलती से शायद हो गया टाइप। अगर बारिश आई तो मोनू कहता है, हाँ, बारिश के बाद मच्छर भी बढ़ जाएंगे। तो ये हाँ होगा, हाँ हाँ, बारिश के बाद मच्छर भी बढ़ जाएंगे। और अगर बारिश में भीग गए तो सारी सर्दी जुकाम, ये सारी नहीं, सर्दी जुकाम भी लग सकता है। सोनू, हाँ यार, पर कोई नहीं, हम अगर ध्यान रखेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो मोनू कहता है, ठीक है भाई सोनू। तो ये सोनू और मोनू दो मित्रों के बीच में संवाद था। ये तो मैंने लिखा था अपनी तरफ से। आप चाहें तो कुछ और पॉइंट को ऐड करके इस संवाद को और इंटरेस्टिंग लिख सकते हैं। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आपने सबने ये नोट डाउन कर लिया होगा बहुत अच्छे से। हम आपको कल फिर मिलेंगे कल की वर्कशीट्स के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।